मच। देखिए कितना अच्छा और इंफॉर्मेटिव ये पूरा सेशन था। उदयलाल अंजना जी ने हमारे लिए वक्त निकाला और प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनसे जरूर आपको अवगत कराया है। भले अभी उदयलाल जी की जाहिर सी बात है भाई बहुत अलग अलग व्यस्तताएं होती हैं, लेकिन आप लोग जरूर यहाँ बैठिए क्योंकि आगे आपकी सेहत की बात होगी। हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से राजस्थान नए नए आयाम नए नए कदम उठा रहा है, टेली मेडिसिन के जरिए किस तरह से अब वो जो दूरी है कम हो रही है, करेंगे चर्चा। मेरी साथी बरखा शर्मा को मैं बुलाना चाहूंगी और उनके साथ में सेशन में जो खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, डॉक्टर ब्रजेश ढाकर जी फिजिशियन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी प्लीज आप मंच पर आएं, बरखा उनका स्वागत करें फूलों के साथ में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अलग अलग मुकाम कई अलग अलग आयाम जो है वो राजस्थान तय कर रहा है। कई ऐसी योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना जिसके जरिए कहा जाता है कि प्रदेश की जो जनता है उसे इसका लाभ मिल सके, और ऐसे कौन कौन से नए कदम हैं वो जरूर हम देखेंगे जानेंगे। बरखा, ओवर टू यू। थैंक यू नैना। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये, वो इस वजह से क्योंकि देखिए कोरोना काल के ठीक बाद वक्त बहुत खतरनाक तरीके से बदला, मैं ये कहना चाहती हूँ। और उस दौरान किस तरह से टेलीमेडिसिन ने लोगों को राहत पहुंचाई, घर बैठे किस तरह से लोगों ने डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, बातचीत की, क्योंकि वो वक्त वाकई में बहुत ज्यादा डराने वाला था। और हमारे साथ में देखिए डॉक्टर प्रवीण शर्मा जुड़े हुए हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और ब्रजेश ढाकर जी भी जुड़े हुए हैं, फिजिशियन है। प्रवीण जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, पिछले इन सालों में आपको क्या लगता है बदलाव किस तरह से आया है अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो? देखिए, अगर स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में अपन अगर टेलीमेडिसिन और टेली कम्युनिकेशन जो कि कोरोना काल में हमें अच्छी तरह यूज करना आ गया, पहले भी ये चीज थी लेकिन इसका हम यूज ज्यादा कर नहीं पा रहे थे। लेकिन कोरोना काल में हमें चाहे एजुकेशन में हो या मेडिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य के बारे में ही हम बात करें, तो लोगों को घर से निकलना नहीं हो पाया और टेली मेडिसिन और टेली कम्युनिकेशन के द्वारा ही उन्होंने घर बैठे इलाज किया, उनकी मॉनिटरिंग हुई और आगे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी आगे फॉलो किया गया। और टेली मेडिसिन टेली कम्युनिकेशन से केवल इलाज में ही नहीं, इसमें हमें जैसे कि हम एजुकेशन की बात करें, मेडिकल एजुकेशन की हम बात करें, कोई भी एजुकेशन है, कोई भी ट्रेनिंग है, कोई भी डॉक्टर है, उसको यहां मान ले चित्तौड़ का हम उदाहरण लें, चित्तौड़ में हमें किसी 4 डॉक्टर्स को कोई ट्रेनिंग करवानी है, लेकिन ट्रेनिंग देने वाले दिल्ली में है, या कहीं हमें मान लीजिए कि शिकागो से हमें ट्रेनिंग करनी, कोई भी चीज है, तो हमें आने जाने का अलग से जो टाइम है और मनी है और सब चीजें हैं, वो हम टेली कम्युनिकेशन और टेलीमेडिसिन के द्वारा हमने वो चीजों को काफी रफ्तार के साथ में पकड़ा है। हम जो है उस चीज को, क्योंकि आजकल समय के साथ चलना, समय के साथ बदलाव लाना अपने आप में बहुत जरूरी है अगर हमें बना रहना है, तो इसलिए टेलीमेडिसिन और टेली कम्युनिकेशन इन दोनों ने, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए प्रवीण जी कि वक्त के साथ जो बदलाव अगर हो रहे हैं हम उनके साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, और ऐसा होने नहीं दिया है हमारी सरकारों ने। ये बहुत अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ब्रजेश जी, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए हमने देखा है अभी इस वक्त में कैसे फोन के जरिए, जैसे अभी प्रवीण जी ने भी कहा कि सिर्फ ये कंसल्ट करने तक सीमित नहीं है, जो ट्रेनिंग्स यहाँ पर डॉक्टर्स की, फिजिशियंस की यहाँ पर होती है उसमें भी बहुत बेहतर तरीके से बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। क्या बदलाव आपने देखा है इस टेलीमेडिसिन के अंदर? देखिए, बात करें तो अपना जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है। गांव में जो आज भी पॉपुलेशन है मोस्टली गरीब पॉपुलेशन ही रहती है। कोविड में मैंने जो एक्सपीरियंस लिया कि यहाँ से कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर दूर कोई आदमी बैठा है, कोई गांव का है, वो कहीं नियर बाई अपनी पीएचसी छोटा स्वास्थ्य केंद्र पे गया और वहां से कोविड में वो किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किसी स्किन स्पेशलिस्ट से बात कर पा रहा था, किसी फिजिशियन से बात कर पा रहा था। तो एज ए आज भी पॉपुलेशन बहुत गरीब है। मतलब हम देखें तो गांव में तो उनको आज भी यहाँ 100 किलोमीटर दूर होके चित्तौड़ आना, 100 रुपए का किराया भी नहीं दे पाते हैं बहुत सारे गरीब लोग। तो वो वहां टेलीमेडिसिन से फ्री में कोविड में इलाज ले पा रहे थे।
उनका आने जाने का किराया बच पा रहा था, आर्थिक रूप से लोगों को बहुत मदद मिल पा रही थी। और एक गांव में बैठे हुए आदमी को स्पेशलिस्ट की सेवा मिलना, ये अपना आप में बहुत ही बिल्कुल बहुत सही अच्छा बात है, बिल्कुल सही बात है प्रवेश जी। आप आर्थिक तौर पर जो समस्याएं हैं उनको आड़े नहीं आने देते हैं। जब आप टेलीमेडिसिन के जरिए यहाँ पर लोगों से जुड़ जाते हैं, उन तक कंसल्टेशन पहुंचाते हैं। इसी के साथ में देखिए प्रवीण जी, महिलाओं की हेल्थ का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप, देखिए बहुत सारी चीजें आप देखते हैं जिनसे महिलाएं दो चार होती हैं। आपको वाकई में लगता है कि महिलाओं की जो हेल्थ होती है उसको कभी जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है? जो चीजें ध्यान देनी चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वो लोगों के जहन में नहीं होती हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैं एक समझने के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा, महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो एक समाज में किस तरह से डिप्राइव्ड है या उनको ज्यादा नीड की जरूरत है, वो मैं एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो 3 जगह पे डिले होता है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहले सोशल, मतलब या तो कम्युनिटी या फैमिली के तौर पर थोड़ा बहुत कुछ बीमार हुई, कुछ हुआ, काम में इतना है, घर का काम है, बाहर का भी काम है, जो भी है, तो उसमें वहां पर वो कुछ समय के लिए अपने स्वास्थ्य को इग्नोर चली जाती है। तो वो चीज सही समय पे वहां पर उनको सुविधा नहीं मिली या इग्नोरेंस मिल गई, तो वो वहां पर पहला डिले हो गया। सेकंड डिले है कि जब वो वहां से, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि दूर दराज क्षेत्रों में पहले से काफी बदलाव हुआ है। आजकल फ्री में पेशेंट को वहां से चिकित्सा संस्थान पर लाना और चिकित्सा संस्थान से हायर सेंटर पर ले जाना, ये सारी सुविधाएं निःशुल्क कर दी गई हैं सरकार के द्वारा, परंतु उन तक आम जनता की पहुंच अभी पूरी तरह बन नहीं पाई है। तो उस संबंध में वहां से चिकित्सा संस्थान तक महिलाओं का अपनी बीमारी कहें या इग्नोरेंस कहें, उसके लिए वहां पहुंच पाना सेकंड डिले। और थर्ड डिले, वहां पर पहुंच जाने के बाद, चिकित्सा संस्थान में पहुंच जाने के बाद चिकित्सा सुविधा उनको मिल जाना, वहां पर उनको ट्रीटमेंट मिल जाना, वो थर्ड डिले। तो 3 डिले से गुजरने के बाद में एक महिला को अपना स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, उपचार मिल पाता है। तो इस संबंध में महिलाओं का जो है अभी, जैसे ग्रास रूट लेवल की हम बात करें, जो महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जो सीधा सीधा अपने मेडिकल विभाग से जो जुड़े हुए हैं, उनको हम आशा वर्कर्स बोलते हैं। तो आशा वर्कर्स ग्रास रूट लेवल पर हर महिला से जुड़ी हुई है, हर घर से जुड़ी हुई है। वो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, उनकी ट्रैकिंग करती हैं। कोई महिला प्रेग्नेंट है तो भी उसकी ट्रैकिंग होती है, प्रेग्नेंट नहीं है उसको किस तरह की नीड है, उसको फैमिली प्लानिंग की नीड है, उसको बच्चा छोटा है तो उसको किस तरह की नीड है। तो वो सभी जो सुविधाएं वहां से उसको ट्रैक करके और उसको वहां से करके आशा वर्कर, ग्राउंड लेवल के जो वर्कर्स हैं, वो हमें बड़े संस्थान तक उनका कनेक्टिविटी का काम करते हैं, जो कि बहुत बीच में ब्रिज के तौर पर जो काम कर रहे हैं प्रवीण जी, बिल्कुल ठीक बात है। प्रवेश जी, अभी अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो लोगों से ये जानने को जरूर मिला है कि बहुत बदलाव हुआ है और वो बदलाव बेहतरी के लिए हुआ है हेल्थ सेक्टर में। देखिए, पिछले 10-12 सालों में जो भारत में हेल्थ सेक्टर में जो बदलाव हुआ है वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ है। एक प्रकार से देखें, हम चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करते हैं। हमने 10 साल पहले कोई सोचा भी नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होगी और इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। आज इतनी बड़ी बिल्डिंग, मेडिकल कॉलेज खुल गया है चित्तौड़गढ़ में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, ये अपने आप में और बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में यह है कि जैसे मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग्स भी बनती जा रही है, साथ के साथ इन मेडिकल कॉलेज में वर्क करने के लिए जैसे डॉक्टर्स हैं, फैकल्टी हैं, ये और आगे बढ़ती रहें इनके अनुसार, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हेल्थ फैसिलिटी भी और ज्यादा बढ़ती रहेगी। इसके साथ साथ नर्सिंग स्टाफ की भर्तियां या और बहुत सारे वर्कर धीरे धीरे बढ़ते रहे तो और अच्छा होता जाएगा। और मेडिकल कॉलेज में और बहुत जैसे पीजी स्टूडेंट आने लग जाएंगे 2-5 सालों में, तो उसके अलावा और हेल्थ फैसिलिटी उससे भी और बढ़ेगी। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। 10 सालों में जिसने कभी सोचा नहीं होगा वो 10 साल बाद हुआ है, आगे 10 सालों बाद और बहुत अच्छा होगा।
देखने को मिलेंगे। ठीक है प्रवीण जी, ये तो उन बदलावों की, उन चुनौतियों की बात हो गई। उसी के साथ में देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते नहीं है कि मैं डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर लूं, हो सकता है कि चीजें ढंग से ना पता चलें। तो लोगों के जहन में जो ये सारे सवाल होते हैं उनको आप कैसे दूर करेंगे, क्योंकि ये चैलेंज सबसे बड़ा है। क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि टेलीमेडिसिन से कंसल्टेशन करना और सीधा डॉक्टर को जाकर दिखाना, दोनों में बेस्ट जो है वो डॉक्टर को जाके दिखाना, ये इससे कोई दो राय नहीं है, इसको सभी जानते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में और कुछ विशेष समय पर हमें टेलीमेडिसिन से ही हम अपना इलाज लें। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं देता हूं कि अभी टेलीमेडिसिन से मान लीजिए कि कोई भी पेशेंट हमसे 100 किलोमीटर दूर से या 50 किलोमीटर दूर से केवल एक छोटी सी समस्या के लिए हमें कंसल्ट करता है और हम उसे केवल 2 टैबलेट बताते हैं या कोई भी चीज उसका उपचार बताते हैं या कोई कहते हैं चीजें ये नॉर्मल हैं जो भी हैं या वॉलंटियरिंग रखने की बताते हैं, कोई भी हम उसको सलाह देते हैं, तो केवल उसकी सलाह से और हमारी सलाह से केवल एक टेलीमेड 5 मिनट में उसका काम हो गया। लेकिन उसके लिए उसका आना जाना खर्चा, ये सब चीजें, समय, अपना काम छोड़ के आना, वो सब चीजें, तो ये बड़ा बहुत ये एक कहने के तौर पर एक चाहे एक छोटा सा काम लगता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है इस चीज की तो कितना उस आदमी को कितना रिलैक्स कर देता है, ये हमें फील्ड में काम करने पर और हमने कोरोना काल में तो यही देखा ना प्रवीण जी, पूरा वो जो वक्त था, अगर छोटी से छोटी चीज जिसको कोरोना तक हुआ था, लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट ही उसी तरह से किया था। बिल्कुल। और इसमें मैं एक सबसे बड़ी बात ये भी जोड़ दूं कि ये तो अपन पेशेंट और डॉक्टर की बात कर रहे हैं, और डॉक्टर से डॉक्टर की बात भी ये है, टेलीमेडिसिन बहुत ज्यादा, जैसे हम हैं, हमें अभी अपने लेवल पे अगर कोई चीज कंसल्टेशन करना है, कोई यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, वो या नहीं है, यूरोलॉजी कोई प्रॉब्लम हमें आ रही है, पेशेंट हमें लगता है सब कुछ ठीक है, हम कंसल्ट करके उसको यहाँ ट्रीट कर सकते हैं, तो वो हम जैसे पेरीफेरी के डॉक्टर हैं वो हमसे कंसल्ट करते हैं। जैसे कोई सीएससी पीएससी के जो डॉक्टर्स हैं, कोई छोटी सी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो उन्हें उनके हिसाब से थोड़ा सा लगता है कि इस पेशेंट को हम रेफर करें, या तो रेफर करने में कितना अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा जो है इक्विपमेंट कितने सारे लगते हैं, तो इसलिए अगर वो उस चीज को हमसे टेलीमेडिसिन के द्वारा कंसल्ट करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, पेशेंट आई है, फीमेल है, इसको इतने दिन से ब्लीडिंग ये प्रॉब्लम है, ये जो भी प्रॉब्लम वो बताते हैं, बता दिया हमने, कहा ठीक है इसको ये कर दो फिलहाल तो, और 5 दिन का ट्रीटमेंट दो, 8 दिन का दो, उसके बाद में अगर आता है तो वो चीज उसकी वहीं सॉर्ट आउट हो गई, तो कितनी इजी तरीके से वो टेलीमेडिसिन उसके काम आ गई। ऐसे ही डॉक्टर्स में भी। और डिलीवरीज तक की सर हमने खबर सुनी कि ऐसी स्थिति में लोग फंस गए थे कि डिलीवरी तक यहाँ पर जो है वो करवा दी गई इसके माध्यम से, मूवी बन गई उसके ऊपर तो। बिल्कुल। और कैसे हम लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहे हैं, बेहतरी के लिए हो रहे हैं, ये वाकई में बहुत अच्छी चीज है। प्रवेश जी, आप जरा बताएं उन चुनौतियों के बारे में जब हम बात करते हैं, और जैसे प्रवीण जी ने कहा कि सिर्फ पेशेंट डॉक्टर से ही नहीं, डॉक्टर एक ऐसे डॉक्टर से बात कर सकता है जो ना जाने कितनी दूरी पर बैठा हुआ है, और पेशेंट्स जो एक स्पेशलिस्ट से बात करना चाहते हैं, तो जो कहीं दूर दराज विदेश में बैठे हुए हैं, उनके लिए राह इसके चलते बहुत आसान हुई है। नहीं देखिए, इस चीज में आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे हम चित्तौड़ में बैठे हैं, कल ही मेरे पास एक फोन आया यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, जैसे बेगू तहसील है, वहां का सीएससी हॉस्पिटल है, वहां का कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, चेस्ट पेन करके कोई पेशेंट आया उनके पास, उन्होंने ईसीजी की। अब ईसीजी में उन्होंने हमसे कंसल्ट करना चाहा, एज ए मैं फिजिशियन हूं, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर मुझे भेजी, मैंने बोला नहीं ये नॉर्मल है, इसको रेफर करने की जरूरत नहीं है, आप ये ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक हो जाएगा वो। तो आज बात हुई तो वो पेशेंट ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होता, पेशेंट को उसको चित्तौड़ भेजना पड़ता, तो पेशेंट एक प्रकार से फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से उसके कुछ पैसे लगते, उसका समय जाता, वो क्या वर्क करता है वो जाता, खेतीबाड़ी करता है तो उससे उसको प्रॉब्लम होती कि यार फसल कटाई करनी है और मैं वहां बैठा हूं चित्तौड़। तो जो बेसिक जो ट्रीटमेंट जो छोटी जगह पीएससी सीएससी मिल सकता है, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी की वजह से कि नहीं यार उन्होंने हमसे बात नहीं की होती और पेशेंट रेफर हो जाता, तो इसमें मतलब पेशेंट का ही अहित होता है। तो इस चीज में अगर टेलीमेडिसिन हो, तो जैसे कोई स्किन का कोई पेशेंट है जिसको कोई फंगल इन्फेक्शन है और पीएससी पे बैठा है डॉक्टर, वो चित्तौड़ किसी स्किन स्पेशलिस्ट से बात करके वहीं वो ट्रीटमेंट दे सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें पेशेंट्स का हित है, और कहीं ना कहीं अपनी गरीब जनता का हित है कि वो आर्थिक रूप से वो कहीं डिस्ट्रिक्ट पर आने जाने के पैसे भी बचे, उनका समय भी बचे, और उससे फायदा हो। ठीक है। और प्रवीण जी, एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते अगर हम महिला स्वास्थ्य की बात एक बार अगर हम फिर से करते हैं, तो आपने
बदलाव किस तरह से देखे हैं राज्य में, क्योंकि देखिए महिलाओं की शिक्षा से लेकर समानता से लेकर हर चीज पर काम हो रहा है। स्वास्थ्य ऐसी चीज है जिसे, जैसे कि हम बात कर रहे थे, कि नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सरकार ने इस बात को देखते हुए काम कैसे किया फिर? देखिए अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा कि पिछला जो 5-7 साल के जो समय है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की तरह आया है, खासतौर से राजस्थान में, कि इतनी योजनाएं हैं। जैसे अभी चिरंजीवी जो योजना चलती है उसमें इतना है कि सभी चीजों का, सभी बीमारियों का इलाज मुफ्त में, फ्री में हो गया है, जिसमें कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी उसमें ले लिया गया है। तो इसके अलावा निःशुल्क दवा योजना है। तो ये सारी योजनाएं हैं, ये सब पब्लिक के लिए है, जिसमें कि इनको ट्रीटमेंट से लेकर, डायग्नोसिस से लेकर और इवन बल्कि मैंने बताया कि पेशेंट को चिकित्सा संस्थान तक पहुंचाना और इलाज के बाद में वापस घर पहुंचाना। महिलाओं की अगर हम बात करें प्रसव के दौरान, तो इसमें योजनाएं हैं जिसमें कि उनको और पूरा उनको बाद में 1 साल तक, और कई सारी योजना, जैसे राजश्री योजना है। राजश्री योजना में बालिका के जन्म पर सरकार द्वारा जो है 50,000 की प्रथम किस्त दी जाती है। फिर समय समय पर जब तक 12 तक बालिका पढ़ती है तब तक उसको 6 या 7 किस्त उसकी दी जाती है। तो वो इस तरह से बालिका संबल साथ में, जैसे कि मंत्री जी ने भी बताया था कि बालिका अगर महिला सशक्त रहेगी परिवार में तो पूरा परिवार, पूरा समाज सशक्त रहेगा। तो उसी तरह से इसमें बालिका संबल को करने के लिए इस तरह से कई सारी योजनाएं हैं। प्रसव में भी हैं, प्रसव के बाद बालिका अगर जन्म लेती है तो उसके लिए भी हैं, और फिर आगे जब उसकी शिक्षा, जब तक आवश्यक शिक्षा 12 तक पूरी होती है, उसके लिए भी कई सारी योजनाएं हैं। तो उस योजनाओं के दायरे में महिलाएं जुड़ी हैं। पहले घर पर प्रसव हुआ करते थे, योजनाएं नहीं थी, आवागमन की सुविधा नहीं थी, सड़कें नहीं थी। ये सभी योजनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं कि जैसे कि स्वास्थ्य योजना में सड़क निर्माण योजना भी आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि अगर सड़क गांव तक अगर सड़क नहीं है तो वो आवागमन की सुविधाओं में, स्वास्थ्य सुविधाओं में जुड़ नहीं पाएगी। तो इसलिए वो योजनाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए पेयजल सुविधा की जो है, सभी तरह की सुविधाएं इसमें आती है। तो इसलिए महिलाओं की अगर अपन बात करें तो उनको प्रसव के दौरान पूरा ट्रीटमेंट, पूरा इन्वेस्टिगेशंस, प्रसव के बाद घर, उसके बाद फॉलोअप, कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार अलग अलग योजनाओं के तहत उनको देती है। अच्छे से अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हर जिले में लगभग मेडिकल कॉलेज खुला है, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं, डॉक्टर्स बढ़े हैं, स्पेशलिस्ट बढ़े हैं, और योजनाओं के बैनर के तले जब वो काम करते हैं तो निसंदेह जो है पब्लिक को और महिलाओं को खास तौर से इसमें लाभ होता है, लाभ मिल रहा है, जो कि एक बहुत बेहतर चीज है, अच्छी चीज है, जो रिक्वायरमेंट है, अभी जरूरत है अभी मौजूदा वक्त की कि उन पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। ब्रजेश जी, उसी के साथ में देखिए, जैसे प्रवीण जी ने बोला कि एक चीज दूसरे से कनेक्ट होती है, सड़कें बनी हुई होंगी, लोग पहुंच पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। इसी के साथ में एक समस्या ये भी आती है कि अगर कनेक्टिविटी इशू है, अगर आपको किसी पेशेंट से कनेक्ट होना है, वहां पर इस तरह की सुविधा ही नहीं है, बहुत ग्रामीण क्षेत्र हैं, तब भी समस्याएं जो बहुत ज्यादा आती हैं और फिर लोग वंचित रह जाते हैं। ये तो है, गांव में फैसिलिटी वाइज देखा जाए तो जैसे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में तो नहीं हो सकती। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिटी स्कैन है तो वो गांव में नहीं जा सकती, सोनोग्राफी गांव में नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं उसमें तो वंचित रह ही जाते हैं पेशेंट बहुत सारे। तो वहीं अपना आता है कि कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, जैसे खांसी जुकाम के हैं, कोरोना में खांसी जुकाम के ज्यादा आए थे, कोई स्किन इन्फेक्शन के हैं, कोई पेट दर्द के हैं, कोई चेस्ट पेन के हैं, तो जो बेसिक जो डायग्नोसिस वहां बन सकते हैं गांव लेवल पे, और गांव लेवल पे सुविधा मिल सकती है। कम से कम हम उन्हीं चीजों को इम्प्रूवमेंट लाएंगे, वही पेशेंट वहीं रह जाएंगे और वहीं वहां का डॉक्टर ही ठीक करेगा, तो वही अपने लिए बहुत बड़ी चैलेंज रहेगा। मतलब कोई चेस्ट पेन का, कोई किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, गांव में पेशेंट है, वो रेफर हुआ है, तो उस पेशेंट को तो रेफर करना ही पड़ेगा। वो पेशेंट वहां प्राइमरी इलाज लेके उसको आगे चित्तौड़ या उदयपुर या अहमदाबाद कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। तो जो हमारा टेलीमेडिसिन और जो गांव में सुविधाएं देने का है, राज्य सरकार का सुविधा देने का है, तो 100 पेशेंट में से 90%, 100% में से 90% अपन मान के चलें कि नहीं वहीं फैसिलिटी मिल जाए, तो कहीं ना कहीं पेशेंट का आर्थिक बर्डन कम हो जाएगा। और मतलब ये तो वही चीज हुई कि सरकार से उम्मीद की जाए कि ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरह की सुविधाएं पहुंचा दी जाएं। नहीं, देखिए मैं बताता हूं, इस मामले में 2015 से पहले, 2014 से पहले मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकलती थी, उसमें डॉक्टर्स बहुत कम आते थे।
जैसे 1000 डॉक्टर्स की वैकेंसी निकली है तो 200-500 जिन्होंने ज्वाइन किया। आज ऐसी नौबत है कि 1000 डॉक्टर्स की वैकेंसी निकलती है तो 5000 फॉर्म्स आते हैं, 10,000 फॉर्म्स आते हैं। तो गांवों में भी डॉक्टर्स जाने के इच्छुक हैं, ऐसा नहीं है बस। और धीरे धीरे गवर्नमेंट भी ट्राई कर रहे हैं कि और ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल खुले और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर वहां आए, और आ भी रहे हैं। धीरे धीरे फैसिलिटी बढ़ भी रही है, तो आज के आने वाले 5-10 सालों बाद और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। आप भी यही मानते हैं प्रवीण जी कि चित्तौड़गढ़ हो और बाकी पूरा राजस्थान हो वो इसी तरह से बदल रहा है इन्हीं चेंजेस के साथ? बिल्कुल 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 चेंजेस है। जो पहले सुविधाएं जहां पर पीएससी थी वो अब सीएससी में सबका अपग्रेडेशन हो गया है। सुविधाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, आवागमन का, योजनाओं का, इन सभी का, ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट का, इन सभी का जो धीरे धीरे जो है मॉडर्न जो है इक्विपमेंट्स और सब चीजें, एमआरआई, सीटी स्कैन, हमारे यहाँ चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन, मॉडर्न सीटी स्कैन लग गई है, एमआरआई की तैयारी है। तो वो सब चीजें हैं कि सुविधाएं जो बढ़ रही हैं वो पब्लिक को, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 80% पेशेंट तो वहीं पर ट्रीटेबल है, तो वो चीजें हैं। दूसरी चीज है कि यहां पर भी, बड़े संस्थान पर भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि सारे पेशेंट यहां लाके ट्रीट किए जा सकें, छोटे छोटे भी। तो इससे यहां पर जो है रश बढ़ जाता है, सुविधाओं के आधार पर इतनी सुविधाएं नहीं होती। तो इसका एक पहलू यह भी है कि वो चीजें वहीं पर अगर ट्रीटेबल हैं तो वहां पर ट्रीट कर दी जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि ये टेलीमेडिसिन जो बताया आपने, टेलीमेडिसिन के लिए हाँ, इसमें कुछ पिटफॉल्स हैं कि जैसे कि गांव में हम बात करते हैं टेलीमेडिसिन, तो वहां इंटरनेट नहीं चलेगा, लाइट नहीं आएगी, तो वो सब चीजें हैं। तो वो चीजें थोड़ा सा क्या है, इंप्रूवमेंट की तरफ है धीरे धीरे। तो थोड़ा सा समय जैसे जैसे बढ़ेगा और वैसे वैसे सुविधाएं बढ़ेगी, तो ये कोई बड़ी चीजें नहीं है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे होती जाएंगी और एडवांसमेंट होगा। तो गांव में भी एडवांसमेंट, अभी कई सारे गांव में भी जो है अच्छे अच्छे मॉडल पीएससी जैसी हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ट्रीट वहां पे कर रही हैं। हाँ ठीक है, ऑपरेटिव परसेंट आके देखा हो प्रवीण जी वो बदलाव, बताएं जरा वो जिस तरह से चेंजेस बिल्कुल। मैं जैसे भी एबॉर्शन केयर, एबॉर्शन की जैसे मैं बात करूं तो एबॉर्शन में महिलाएं, क्या होता है कि कोई भी चीज है तो वो अपने लोकल जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे ले लेती हैं ट्रीटमेंट, और जो भी है फिर मेडिसिन ले ली या कोई भी चीज ले ली है, तो उससे उसके बाद में जो फिर कॉम्प्लिकेशंस थोड़े थोड़े जो होते हैं उसमें उनकी हेल्थ को बड़ा इग्नोर किया जाता है। तो उसके लिए मैं एक एक्चुअली मेंटर हूं इसका। तो मैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पीएससी पे गया था, तो वहां पे एक मैडम थी, तो बड़ी इच्छुक थी काम करने की, डॉक्टर साहब थी। तो उनको मैंने बताया कि किस तरह से किस तरह के केसेस आप यहाँ हैंडल कर सकती हैं, किस तरह के आप मुझसे पूछ सकती हैं, और किस तरह के आप मुझसे बिना पूछे रेफर कर सकती हैं। तो उसके बाद में मैंने उनको सब लाइव करके वहां दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया। और फिर तो उसके बाद में फिर उन्होंने वो कई सारी, तो पब्लिक को वहां पर सुविधाएं मिलना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि पहले जो है ना कि नहीं यहाँ तो होता ही नहीं है ये काम, लेकिन अब आज की तारीख में उनके पास में इतना है कि आसपास की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, थोड़ी जो स्वास्थ्य संबंधी, मतलब आप सोचिए प्रवीण जी, आपकी महज थोड़ी सी ट्रेनिंग से अगर इतना ज्यादा मदद मिल गया, वही ट्रेनिंग अगर लार्जर स्केल पर यहाँ पर ब्रजेश जी होगी, एक फिजिशियन के तौर पर ही आप बता दें, अगर वो ट्रेनिंग एक लार्जर स्केल पर दी जाएगी, और उसके साथ में ये भी कि आप किस तरह के बदलाव की उम्मीद और करते हैं एज अ फिजिशियन? मेरा ये मानना है कि देखिए, राजस्थान में कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 5 से 6 फिजिशियन अभी तक कार्यरत हैं। मैं ये मानता हूं कि हर तहसील हेडक्वार्टर पर या तहसील से नीचे अपन जाएं, कस्बा मान लें या उप तहसील है, वहां हर जगह सीएससी हॉस्पिटल बन गया है लगभग सभी जगह पूरे राजस्थान में। तो मेरा ये मानना है कि हर उप तहसील पे, हर सीएससी पर एक फिजिशियन हो जो उसका जो कैपेबिलिटी है वो वहां कर सके। जैसे कोई एक हार्ट अटैक का पेशेंट है, मैं जो एक्सपीरियंस मेरा बताता हूं कि मैं पहले बेगू तहसील में था, सीएससी पर था, कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आया, उसको प्राइमरी एक थ्रोम्बोलाइज का प्रोसीजर करना होता है, तो वो हमने वहां कर दिया और फिर उसको आगे उदयपुर के लिए रेफर किया, तो वो वहां एंजियोप्लास्टी हो गई और पेशेंट सेव हो गया। अगर बाई चांस वहां मैं नहीं होता या कोई नॉर्मल डॉक्टर होता और अगर वो थ्रोम्बोलाइज नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं उदयपुर जाते वक्त रास्ते में पेशेंट्स की डेथ हो सकती थी या और कोई कैजुअलिटी हो सकती थी। तो इस चीज में अगर हर सीएससी लेवल पर फिजिशियन रहेगा तो पेशेंट्स की सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपनी मोर्टेलिटी पेशेंट कम करनी है, तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। ओके, और प्रवीण जी आप किस तरह के बदलाव की उम्मीद करते हैं? सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन अब आगे क्या? बिल्कुल, देखिए कि एक तो ग्रास रूट लेवल की जो मैंने बात की थी कि जहां से पेशेंट आता है
यहाँ सिटी का जो पेशेंट है वो तो सीधा उसकी रीच में एक संस्थान है, चिकित्सा संस्थान है, मेडिकल कॉलेज है, तो वो आके विद इन 15 मिनट्स अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल से, जो गांव से दूर से जो पेशेंट आ रहा है, चाहे वो रेफर होके आ रहा हो या वैसे ही आ रहा हो, तो वहां पर जो उनके स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो आशा वर्कर हों, या मैं महिलाओं की बात करूं तो उपस्थित हैं, जो उनके हेल्थ के लिए जो इश्यूज को सोल्व करने वाले हैं, वो उनका एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। उनका मॉडिफिकेशंस, एम्पावरमेंट, ये सब चीजें वहां जरूरी हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पीएससी सीएससी लेवल पे भी अगर वहां पे डॉक्टर्स, और यहां पर भी जो मैन पावर की जो कमी है, अभी रेशो हिंदुस्तान में बहुत कम है डॉक्टर्स का, तो अगर ये मैन पावर यहां पे बढ़ाया जाए और सुविधाएं मिलें तो संभवतः बिल्कुल जो है, और बिल्कुल ये मिल रही है, धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रही है इसके ऊपर, लेकिन इस पे थोड़ा कुछ पहलू ऐसे हैं जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि देखिए सर, बेहतरी तो बहुत की जा सकती है और होनी भी चाहिए, और हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जनता से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, तो ये समझ में आता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा बदलाव देखा है, ऐसा बदलाव जिसकी उम्मीद करते हुए सरकार का चयन कहीं ना कहीं किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी और प्रवीण जी, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये दो बहुत महत्वपूर्ण देखिए चीजें हैं, टेलीमेडिसिन में कैसे अलग अलग फॉर्म्स में लोगों का जुड़ना, पेशेंट का डॉक्टर से जुड़ना, डॉक्टर्स का बाकी स्पेशलिस्ट से कई किलोमीटर दूरी तक बात कर पाना, अपने आप में भविष्य किस तरह से बदल रहा है हेल्थ सेक्टर का, वो पूरी तरह से समझा पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज तालियां जरा हो जाएं ब्रजेश जी और प्रवीण जी के लिए।